कर रहे थे वही जो करते कहते और सुनते आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस। हम लोग कर रहे हैं अली क्लासेस, जो कि अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा यहाँ पे AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के मिशन के भी तैयारी कराए जाते हैं, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कराए जाते हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कर चुके थे नस्ट इक्वेशन तक। उसके आगे हम लोग करने जा रहे हैं अगला टॉपिक। ये टॉपिक दे रखा हमारा अगला टॉपिक जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन क्या था, पहले मैं उससे लिखता हूँ और देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो नस्ट इक्वेशन दे रखा हमारा EMF of cell is equal to standard electrode potential of cell minus RT upon NF natural log concentration of oxidative half cell, concentration of oxidative element to the concentration of reductive elements। ठीक है, ये हमारा नस्ट इक्वेशन था, ये तो हम लोगों ने कर रखा। और नस्ट इक्वेशन कब यूज़ करते हैं, जब हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होता है। जैसे टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशन में हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, लेकिन टेम्परेचर अलग हो, 25 डिग्री से अलग हो। सोल्यूशन जो यूज़ कर रहे हैं आमतौर पे स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोलरिटी का सोल्यूशन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी से हटकर है, ज़्यादा या कम है, तो उस कंडीशन में फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, EMF कितना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ सेल कितना होगा। तो ये था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग ऑक्सीडेटिव एलिमेंट्स, ऑक्सीडेटिव आयंस का कंसंट्रेशन, ये ब्लॉक से कंसंट्रेशन दिखाते हैं बॉक्स से, और ये रिडक्टिव एलिमेंट का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम जानते हैं क्या होता है, 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है ना, वो रिएक्शन जो रिवर्सिबल होता है उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट भी दोबारा से कंबाइन करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं उस रिएक्शन को हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, 11th क्लास में पढ़ा था। और जो प्रोडक्ट दोबारा से कंबाइन होकर रिएक्टेंट के साइड में आता है तो उसको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। क्या देखा गया है कि जिस वक्त रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है, शुरू होता है, तो इनिशियल स्टेज में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, और रिवर्स रिएक्शन जो है बहुत स्लो होता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता आगे बढ़ता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करते जाता है, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज करते जाता है। एक ऐसा स्टेज आता है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करके एक सर्टेन लिमिट पे आता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते करते उसी लेवल पे आ जाता है। और उस लेवल पे जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और उस वक्त जिस वक्त रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है, उस वक्त जो कंसंट्रेशन होता है उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोलते हैं।
ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन यानी कि जितना रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है उतना ही प्रोडक्ट भी डिसोसिएट होकर रिएक्टेंट बना रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहलाता वो, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है। इसी तरह से हम लोगों ने क्या देखा है, जितने भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल्स बना रहे थे हम लोग, उस वक्त जिंक जो है, जैसे जिंक एंड कॉपर सेल बनाया है, डेनियल सेल में जिंक एंड कॉपर लेते हैं हम लोग, तो जिंक जो है ना ऑक्सीडाइज्ड होता है, कॉपर रिड्यूस्ड होता है, ठीक है ना। तो उसका कंसंट्रेशन, जिंक का कंसंट्रेशन इनिशियली बढ़ता जाता है, जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन घटते जाता है। देखा गया है, जो हम लोग हाफ सेल बताया था ना, पूरा सेल लगाया था, ऑक्सीडेटिव हाफ सेल हमारा लेफ्ट में था, रिडक्टिव हाफ सेल राइट में था। तो क्या देखा गया कि इनिशियली जो जिंक का कंसंट्रेशन, जिंक आयंस का कंसंट्रेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कम होता है। तो क्या देखा गया, जिंक का कंसंट्रेशन घटता जाता, रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जो आउटर शेल में हमने दिखाया था इलेक्ट्रॉन चल रहा है, उसमें करंट चल रहा है आउटर शेल में, तो उस वक्त जब चल रहा होता करंट, तो उस वक्त जिंक का आयंस का कंसंट्रेशन घटते जाता है और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते जाता है। और जब वो कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिंक घटता है, तो वो इक्वल की तरफ जा रहे होते हैं। जितना इनका कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना उसमें करंट चल रहा होगा। कितनी बात में, क्योंकि आउटर सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में करंट कब चलेगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना फास्ट करंट चल रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, नर्स इक्वेशन या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, डेनियल सेल में है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है जिंक का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाता है और कॉपर का डिक्रीज करते हैं, जिंक का डिक्रीज करते जाता है और कॉपर का इंक्रीज करते जाता है। तो वो जो डिफरेंस, जैसे जिंक का कंसंट्रेशन ये है, कॉपर का ये है, तो इतना डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आराम से इलेक्ट्रॉन जो ना एक्सटर्नल सर्किट में चल रहा होता है। वो डायग्राम याद तो होगा जो यहाँ पे हम लोग बनाते थे, ठीक है ना, उस ज़माने में, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगा जिंक का कंसंट्रेशन घटने लगेगा आयंस का, और कॉपर का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा। तो जब ये बढ़ेगा तो ऊपर जा रहा होगा, वो घटेगा तो नीचे आ रहा होगा। तो जैसे जैसे ये नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, तो इनका डिफरेंस कम होता जाएगा। जब डिफरेंस कम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो जो एक्सटर्नल सर्किट में जितना पहले करंट चलता था वो भी कम होता जाएगा, यानी कि जो पोटेंशियल चल रहा है एक्सटर्नल सर्किट में वो भी कम होता जाएगा, करंट जो चल रहा है। फिर एक वक्त ऐसा होता है जहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है, जिंक आयन का कंसंट्रेशन घटते घटते उतना हो जाता है जितना कॉपर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते वहाँ पहुँच जाता है। अब दोनों का वो कंसंट्रेशन बराबर हो जाते हैं, और जिस वक्त कंसंट्रेशन दोनों का बराबर हो जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है, और फिर एक्सटर्नल सर्किट में कोई भी करंट नहीं चलता। कितनी बात में, एक्सटर्नल सर्किट में जब कोई करंट नहीं चलता तो बैटरी यानी वोल्ट मीटर में करंट जीरो दिखाता है। उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते हैं उस वक्त, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक्सटर्नल सर्किट में करंट ज़ीरो होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक्सटर्नल सर्किट में करंट ज़ीरो होगा, और पोटेंशियल जो बैटरी में आगे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट मीटर जो है उसका रीडिंग ज़ीरो आएगा। कितनी बात समझ में। अब नस्ट इक्वेशन में इतनी बात समझ में है, कोई डाउट तो नहीं है, आगे चले हम लोग। अब बताया कि अगर जब हम लोग नस्ट इक्वेशन में वोल्ट मीटर में ये जो ईएमएफ ऑफ सेल यही तो मेजर करते हैं, और ये होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल माइनस RT/NF नेचुरल लॉग ऑक्सीडेटिव हाफ सेल का जो कंसंट्रेशन है, रिडक्टिव हाफ का कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि इक्विलिब्रियम में हम लोग लिखते थे, इक्विलिब्रियम का कैसे लिखते थे, ये देखिए A B गिव्स रिवर्सिबल रिएक्शन लेते ये C कैपिटल C D कैपिटल D। क्या हुआ, एक एलिमेंट है A B, ठीक है ना, वो रिएक्ट कर रहे हैं और उनका कोफिशिएंट बताता है कितना मोल इन्वॉल्व है रिएक्शन में, बैलेंस्ड इक्वेशन में कितना मोल। तो इसका A मोल इन्वॉल्व है, इसका B मोल इन्वॉल्व है, और ये प्रोडक्ट बना रहा है C एंड D,
तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कितना कंसंट्रेशन है, तो सी मोल है, ये डी मोल है, ठीक है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। केसी जो निकालते हैं, के इक्विलिब्रियम जो निकालते हैं, ठीक है ना, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड निकालते हैं। और इनका जब हम लोग लिखते हैं तो ये हमारा आता है सी रेज टू द पावर सी डी रेज टू द पावर डी अपॉन ए रेज टू द पावर ए। जो कोफिशिएंट है ना, मोल कितने इन्वॉल्व है, वो इस तरह से आ जाते हैं। यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई करते हैं, उसका कोफिशिएंट जो होता था वो एक्सपोनेंट हो जाता, पावर जाता है, ऐसे ही रिएक्टेंट का नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता था, ये के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के फॉरवर्ड यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का कितना कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का कितना कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम में, वो यहाँ पे किया था इक्विलिब्रियम का। वैसे तो वीडियो बना हुआ है मगर अपलोड नहीं हुआ, एडिट नहीं हुआ, वीडियो बनाया था हम लोगों ने पर अपलोड नहीं कर पाया। एनीवे, कितनी बात समझ में, तो ये के इक्विलिब्रियम, के फॉरवर्ड अपन के बैकवर्ड, ये इस तरह से होता है। यहाँ पे जो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, तो जितना भी उस वक्त कंसंट्रेशन होता है वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है ये जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है ना। उस वक्त जितना कंसंट्रेशन होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दो तरह के होते हैं, एक होता कंसंट्रेशन के हिसाब से लेते हैं और एक प्रेशर के हिसाब से भी लेते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन इज टेकन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन प्रेशर इज कंसीडर्ड, तो दोनों आते उसमें, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन लेंगे तो ये जो कंसंट्रेशन है ये ऑक्सीडेटिव हाफ सेल का है, ये रिडक्टिव हाफ सेल का है। इसमें क्या बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके इसमें लेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जो सेल है इक्विलिब्रियम जब हो जाता है तो एक्सटर्नल सर्किट में ईएमएफ ज़ीरो हो जाता है, करंट कुछ भी नहीं चलता, तो ये ज़ीरो हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल दिस वन माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग, और ये के सी लिख दिया, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी कर दिया ये, ठीक। ये माइनस में है तो इसको अगर इधर ले जाते हैं या इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू आर टी एन एफ नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। ये रिलेशन आ जाता हमारा जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम जब आ जाता है यानी कि जिस वक्त एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेल के एक्सटर्नल सर्किट में करंट ज़ीरो होता है, तो उस वक्त स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू आर टी अपन एन एफ लॉग के सी के बराबर हो जाता है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। इसको अगर फर्दर वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, ये नोट करिए, इसके बाद में बताता हूँ। आगे देखते हैं इसके क्या है, इसके आगे क्या लिखते हैं इससे। यहाँ पे बोला क्या कि ये तो एक्सटर्नल सर्किट का पोटेंशियल ज़ीरो हो जाता है, नो करंट चलता है। अगर हम लोग जिंक एंड कॉपर डैनियल सेल ले लें तो डैनियल सेल में जिंक एंड कॉपर यूज़ होता है और उसका जो कंसंट्रेशन हम लेते हैं जिंक फॉर डैनियल सेल, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस, ये केसी के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है ना, केसी के बराबर होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, ठीक है ना। अगर हम लोग टेम्परेचर ले लेते 25 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे याद होगा इसको कैसे चेंज करते थे, ये करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग, और ये जो है कॉपर एंड जिंक का
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू पता है कितना आता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड जिंक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक एंड कॉपर इज 1.1 वोल्ट, ठीक है ना, 1.1 वोल्ट आता है। कितनी बात समझ आई? कैसे आया ये वैल्यू, ये मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब निकालते थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, तो ई स्टैंडर्ड राइट माइनस ई स्टैंडर्ड लेफ्ट, ऐसे ही तो लेते थे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। जब जिंक एंड कॉपर अगर यूज़ कर रहे होंगे तो इसमें जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा, कॉपर रिड्यूस्ड हो रहा होगा। तो वो जो जिंक है जो ऑक्सीडाइज होता है वो तो लेफ़्ट में आता है, और जो कॉपर है जो रिड्यूस होता है वो राइट में आता है। तो यहाँ पे जो आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ठीक है ना, माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिंक से जिंक आयंस बन गया, दिख रहा नहीं है, ठीक है। और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड 0.34 प्लस में, वो हम लोग टेबल में देखा था, हमने किया भी है, क्वेश्चन में किया भी है। तो 0.34 पॉजिटिव होता है, और जिंक का कितना होता है 0.76 नेगेटिव होता है वो, तो ये माइनस है, और ये -0.76 है ये, तो ये 0.34 और ये प्लस 0.76, ठीक है ना, इसको प्लस करेंगे तो 1.10 वोल्ट। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड जिंक ये वाला आ गया इसका। तो यही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, ये वाला कि कॉपर एंड जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या किसी का भी लेना चाहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट कर देंगे, और जो रिडक्टिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो टेबल दे रखा, सीरीज दे रखा, उसमें से वैल्यू लेके और डाल के सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड कॉपर सेल का हो गया 1.1। तो यहाँ पे ये यहाँ कॉपर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ले लेते हैं यहाँ पे, इधर से मैं मिटा रहा हूँ इधर से, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ सर। क्या दे रखा है इसमें, यहाँ पे जिंक एंड कॉपर में जब सेल बनाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। F तो जानते ही फैराडे कांस्टेंट होता है, और 95,487 होता है, उसको हम लोग राउंड ऑफ करके 96,000 ले लेते हैं। R गैस कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू है 8.314 होता है, और टेम्परेचर 25 सेल्सियस को 298 केल्विन लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 लॉग, ठीक है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव जिंक, और इसको ये भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग जिंक का कंसंट्रेशन, ठीक है, अपॉन कॉपर का कंसंट्रेशन, इसको दोबारा से लिखते हैं। तो ये 0.0295 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको पूरे को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये लेकिन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड कॉपर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये 1.1 वोल्ट है ना, 1.1 वोल्ट वहाँ पे निकाला हुआ है। इस वैल्यू से अगर इसको हम लेके आएंगे तो ये 0.0295 लॉग Kc, लॉग कंसंट्रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको इधर लेके आएंगे तो 1.1 को डिवाइड कर देंगे, 0.0295 लॉग Kc। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आता है, इसको मैं डिवाइड करके इधर लिख रहा हूँ 37.288, ये इसका वैल्यू दे रखा है। इसको डिवाइड करेंगे तो 37.288
288, ठीक। यानी कि हमारे पास लास्ट में जो log Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है 37.288, ये वैल्यू आया है। अब हमें Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू निकालना है। ये कैसे निकालेंगे अभी मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। ठीक है, इधर से थोड़ा सा मिटाते हम लोग, आगे देखते हैं। ये इन्होंने कहा कि ये यहाँ पे तो 1.10 है, तो आपने 1.1 कैसे लिख दिया? तो मैंने 0 बढ़ा दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1.1 1.1000 जितना चाहो 0 बढ़ा लो, ठीक है ना। आगे चलते हम लोग। क्या बताया कि अब देखिए log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू 37.288। अगर इसका वैल्यू निकालना हुआ तो ये log में वैल्यू आया हुआ है हमारा, किसमें? log में वैल्यू आया है। और log का वैल्यू देखने के लिए हम लोग देखेंगे एंटी लॉग। बताया तो था एक दिन log एंटी लॉग, पूरा लेक्चर उसमें समझाया था, ठीक है। जब एंटी लॉग देखने जाते हैं तो डेसिमल से जो पहले होता है वो पावर हो जाता है, वो पावर जगह, यानी कि इसका जो है 10⁻37 का पावर हो जाएगा अगर लॉग का एंटी लॉग देखेंगे, वैल्यू Kc का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो, ठीक है। तो 37 पावर हो जाएगा इसका। फिर डेसिमल के बाद 288 का वैल्यू देगा, यानी कि लाइन नंबर 28 कॉलम नंबर 8 का वैल्यू देखेंगे एंटी लॉग में, ठीक है। लाइन नंबर 28 कॉलम नंबर 8 में जाकर देखेंगे और जो वैल्यू आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो अब ज़रा सा आप लोगों को तो लॉग एंटी लॉग दिखाना सिखाया था, तो अब तो देख ही सकते हैं आप लोग। बाकी जो लोग वीडियो देख के सीख रहे होंगे वो तो सीखेंगे ही, आप लोग तो सीख चुके ना। तो अब अपना एंटी लॉग दिखाइए, जरा सा बुक है आप लोग पास? नहीं है ना? अच्छा, ये बच्चे मेहनती है, किताब लेके नहीं जाते, ठीक है ना। पॉज कर दो जरा सा। इसका एंटी लॉग देख रहे हैं हम लोग, तो कैसे हो जाएगा? एंटी लॉग देखेंगे तो ये लॉग ख़त्म हो जाएगा, तो Kc का वैल्यू आ जाएगा ये Kc इज इक्वल टू 10⁻37। ये तो डेसिमल के पहले वाला जो पावर था, वैल्यू था, ये तो पावर में हो जाता है। एंटी लॉग जब भी देखते हैं डेसिमल से पहले जो वैल्यू होता है वो पावर हो जाता है, और डेसिमल के बाद तो ये 0.288 है। लाइन नंबर 28 कॉलम नंबर 8 में देखेंगे तो क्या दे रखा है? 1941, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। कितनी बात सुनाई? तो ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। कंसंट्रेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर का जब डेनियल सेल लेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आ गया 1.941 10⁻37। इतना बड़ा वैल्यू है। क्या मतलब हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का? Kc इज इक्वल टू 1.9 भी ले सकते हैं, 10⁻37 ये छोटा वैल्यू है, या Kc इज इक्वल टू 2 × 10⁻37 भी कर सकते हैं ये, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली 2 कर लिया। क्या मतलब हुआ ये? Kc का मतलब क्या हुआ? Kc इतना बड़ा वैल्यू है, यानी कि जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम जिस वक्त अचीव होता, गेन करते, उस वक्त प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो बनता है वो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, या स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है उस प्रोडक्ट में, इसीलिए इसका वैल्यू इतना ज़्यादा। जितना ज़्यादा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आएगा उतना ही ज़्यादा वो रिएक्शन जो हो रहा है वो फास्ट होगा, स्टेबल होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट बहुत थोड़ा सा बचेगा। ये उसका मतलब होता है। तो Kc का वैल्यू आ गया। यानी जिंक एंड कॉपर का डेनियल सेल बनाएंगे तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन होगा, जिंक का कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से कम होगा, कॉपर का कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। एक इक्विलिब्रियम जब होगा तो प्रोडक्ट जो बन रहा होगा उसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट जो बचेगा इक्विलिब्रियम के टाइम वो बहुत ही थोड़ा सा बचेगा। ये इसका मतलब हो गया, और ये Kc का वैल्यू हो गया। कितनी बात समझ में आई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू
और बहुत मुश्किल से निकलता है, क्योंकि जो रिएक्शन होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, मान लो जिंक एंड कॉपर रिएक्ट कर रहा है, तो कितना जिंक है सॉल्यूशन के अंदर, कितना कॉपर है सॉल्यूशन के अंदर, तभी तो कंसंट्रेशन निकाल के फिर हम लोग उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। तो उसका कंसंट्रेशन निकालना आसान नहीं है। सॉल्यूशन के अंदर कोई भी कंसंट्रेशन निकालना आसान नहीं होता, बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है उसका कंसंट्रेशन निकालना। लेकिन हाँ, अगर उसी इलेक्ट्रोड का, उसी सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोड बना के करंट पास किया जाए तो वोल्ट मीटर से करंट नापना आसान है, वोल्ट मीटर से करंट नापना आसान है। और उसी तरह से यहाँ पे देखिए नॉस्ट इक्वेशन में क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल सेल में जब करंट ज़ीरो हो गया तो उस वक्त दिखा रहा है कि भी इक्विलिब्रियम हो गया। एक्सटर्नल सर्किट में जब करंट ज़ीरो हो गया, पोटेंशियल ज़ीरो दिखा रहा है, वोल्ट मीटर के रीडिंग ज़ीरो दिखा रहा है, ईएमएफ ज़ीरो दिखा रहा है, तो उस वक्त नॉस्ट इक्वेशन के हिसाब से एक्सटर्नल ईएमएफ ऑफ सेल जो है वो ज़ीरो कर देते हैं और हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल ये मिल जाता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.059/2 और ये लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीडेटिव आयन और रिडक्टिव आयन, इसको ही हम लोग केसी बोलते हैं, इसी को तो केसी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताते हैं। तो ये अगर हमें वैल्यू पता हो तो ये वाला वैल्यू को हम लोग इधर भेज देते हैं और इसके बाद फिर एंटी लॉग से ये जो वैल्यू आता है यहाँ पे सॉल्व होके वो जो वैल्यू आएगा उसके एंटी लॉग देख लेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकल के आ जाता है। यानी सॉल्यूशन में जिंक एंड कॉपर का कंसंट्रेशन को रीड करना तो मुश्किल है, मगर नॉस्ट इक्वेशन के हेल्प से, ठीक है ना, हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है, ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द नॉस्ट इक्वेशन। क्योंकि जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें करंट जाएगा तो इंडिकेटर दिखाएगा और पोटेंशियल जिस वक्त ज़ीरो हो जाएगा उस वक्त हमारा इक्विलिब्रियम आ जाएगा और उसी के हिसाब से फिर हम लोग को ये वैल्यू मिल जाता है। कितनी बात सुन में ही। तो ये एक बहुत ही सुइटेबल मेथड है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए नॉस्ट इक्वेशन के हेल्प से। कितनी बात सुन में ही। अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, मैं उसे करके दिखाता हूँ और उसमें फिर एंटी लॉग दिखना है तो आपको दिखवाने के सिखाता हूँ, ठीक है ना, वो क्वेश्चन मैं कराता हूँ। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3.2 एनसीईआरटी के बुक में जो दे रखा है उसी को लिखा रहा हूँ मैं, लिखा के मैं समझा रहा हूँ।